तो फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली आ रही है उन्हीं के देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए 1200 प्रश्न का सेशन चला रहे थे। हम लोग अभी तक 370 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे आगे के वीडियो 371वां प्रश्न स्टार्ट करेंगे। आप अगर पिछले वीडियो हमारे ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का अगर नहीं देखे तो हमारे ज्योग्राफी और हिस्ट्री का देख लें। आप हमारे चैनल पे पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। और देखिए, आज हम लोग 370वां प्रश्न देखेंगे, जो कि हम 370वां प्रश्न आप लोगों को होमवर्क दिए थे। आप हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों को टीआरई 4 आने से पहले 1200 प्रश्न पूरा क्लियर करवा दूंगा। चलिए, आज का होमवर्क हम देख लेते हैं। कल जो होमवर्क हम दिए थे, चलिए क्या आया था, प्रश्न का जवाब भी बहुत अच्छा कमेंट बॉक्स में आया। आप हमारे चैनल पर बने रहें, मैं आप लोगों को पूरा वीडियो कंप्लीट करवा दूंगा। आज हम लोगों का क्लास 26 होगा। क्लास 26वां हम लोग आज देखेंगे। आगे हम लोग 27वां भी देखेंगे। इसी तरह डेली हम लोग वीडियो देंगे। चलिए देख लेते हैं। 370वां प्रश्न का जवाब बहुत अच्छा आया था। चलिए देखिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। भारत में मुख्य राष्ट्रवाद के रूप में क्या आया था प्रश्न? देखिए, भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्र निर्माण की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। हम आप लोगों को होमवर्क दिए थे, बहुत अच्छा जवाब आया। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी 370 का। चलिए देख लेते इसका समरी क्या है। कह रहा भारतीय जनता पार्टी, यानी जिसको बोलते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद के आधार पर राष्ट्र निर्माण की अपनी राजनीतिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। यानी याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को राष्ट्रवाद के आधार पर राष्ट्र निर्माण की अपनी राजनीतिक प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। बीजेपी एक मजबूत और एकजुट भारत के विचार, क्या बोल रहा है यहाँ पे, भारत के एक विचार जोड़ देती है। आगे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देती है। पार्टी की नैतिकता, पार्टी के नीतियां अक्सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्रीय होती है। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व के सिद्धांत पर गहराई प्रभावित होती है, जो कि हिंदू मूल के संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक परिभाषित करता है। चलिए आगे देखते हैं 371वां प्रश्न क्या है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देख लेते हैं 371वां प्रश्न क्या आया था। देखिए, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? क्या कह रहा है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? आगे देख ले तो ऑप्शन क्या है। दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, BN रमना, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। पूछा हुआ प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बोर्ड का परीक्षा का प्रश्न पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगामी टीआरई 4 के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बुक हो जाती है। मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या है प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? किसने कहा था? तो MN रमना के द्वारा कही गई थी। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा NV रमना ने कहा था। जो भारत के क्या है, तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। आपसे प्रश्न आएगा कि VN रमना भारत के कितने मुख्य न्यायाधीश हैं? तो याद रखिएगा 48वां मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने क्या कथन कहा था? तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? तो BN रमना ने क्या कहा था कि भारतीय न्यायपालिका के विलासी मुकदमे से ग्रसित है। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 372वां प्रश्न क्या आया था। 372वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? क्या है प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं के द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब प्रश्न अच्छा भी है,
टफ भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इससे अनुभव लगा सकते हैं। बीपीएससी आने वाले जो TRE4 है, इस प्रश्न से आपको बहुत सारा अनुभव मिल जाएगा कि हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, कैसा कैसा प्रश्न आता है। चलिए इसका देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आगे देखिए स्वतंत्रता समानता का अधिकार, अल्पसंख्यक का अधिकार का संरक्षण, एक से अधिक। आगे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्या हो जाएगा? तो एक से अधिक। अगर आप लोगों को यहाँ पे रोक करके देखना है तो देख लीजिएगा, प्रश्न के साथ आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आगे देख लेते हैं हम लोग समरी क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का निर्माण होने से पूर्व ही कुछ बुनियादी मूलों पर समस्त नेताओं की सहमति बन चुकी थी। यानी कहने का मतलब है भारत के संविधान सभा का जब निर्माण होना था तो उससे पहले ही कुछ बुनियादी मूलों पर समस्त सहमति जता दी गई थी। आगे देखिए जिससे सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्या बना था? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी कितना है मताधिकार? तो 18 वर्ष में वोट देने का अधिकार। विमर्श यानी विचार आ चुका था पहले ही, यानी निर्माण होने से पूर्व बुनियादी ढांचे पर समस्त विचार हुआ था, जिसमें से पहला कहा है तो सार्वभौम वयस्क अधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार को रक्षा बात शामिल की गई थी। आगे देख लेते हैं। चलिए 373वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया हुआ, इंग्लिश वाले छात्र देख लें यहाँ पे। चलिए हम लोग हिंदी में देख लेते हैं क्या प्रश्न आया था। देखिए यहाँ पे भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों का नाम, अधिनियमों से संबंधित वर्ष। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो विशेष विवाह अधिनियम कब हुआ था? तो 1976 में। चलिए इसका मिलान करना है। आगे देखिए दहेज निषेध अधिनियम कब? तो 1954 ईस्वी में। सामान्य परिश्रमिक अधिनियम 1986 ईस्वी में। नारी अवशिष्ट प्रतिबंधित अधिनियम 1961 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं छोटा कर देता हूं, आप लोगों को पूरा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कौन सा प्रश्न आया था। देखिए यहाँ पे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों देख लीजिएगा, छोटा करके दिखा दिए हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए क्या है, तो फिर से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या कह रहा है। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख लेना। क्या कह रहा है? विशेष विवाह अधिनियम 1976 ईस्वी में। देख लीजिए यहाँ पे आगे क्या है। तो कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम 1954 ईस्वी में, सामान्य परिश्रमिक अधिनियम 1986 ईस्वी में, नारी विशिष्ट प्रतिबंधित अधिनियम 1961 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? 2 4 1 3। चलिए देख लीजिएगा, आप लोगों को यहाँ से छोटा कर दिए, यहाँ पे आंसर मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं समरी से आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्लियर हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए यहाँ पे मिलान कर देते हैं। सही सुमिलित इस प्रकार के हैं। देखिए विशेष विवाह अधिनियम कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। याद रखिएगा क्या हुआ था? तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 ईस्वी में। दहेज निषेध अधिनियम कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। याद रखिएगा। आगे देखिए सामान्य परिश्रमिक अधिनियम कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। आगे देखिए नारी अवशिष्ट प्रतिबंधित अधिनियम कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में हुआ था। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे फिर से बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। याद रखिएगा। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। समान परिश्रमिक अधिनियम कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। नारी अपशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 374वां प्रश्न क्या आया था। देखिए पूछा हुआ प्रश्न बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को 1200 प्रश्न पूरा क्लियर करवा दूंगा। अगर 1200 प्रश्न पूरा इस बुक से कर लेते हैं तो आपको आने वाले आगामी TRE4 जो परीक्षा होने वाली है उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी न होगी। इससे बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुई थी? प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं, समझ में आ जाएगी। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के दशक में वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत की गई थी? चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1991, 1992, 1993, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1992 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं, समरी में आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इसी तरह आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा, जब हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी।
चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 13 अगस्त 1990 को भारत के कार्मिक जनशक्तियाँ एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार को सरकारी पदों और सेवाओं को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग को सिफारिश की लागू करने का प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया। मंडल आयोग के बारे में प्रश्न आता है, मैं बतला दूंगा, पहले देख लेते हैं समरी। आदेश को इंदिरा साहनी बना भारत सरकार मामले में चुनौती दी गई थी। अतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 में भारत सरकार के उपयुक्त आदेश को वैधता यानी प्रदान की गई थी। 1992 में सबसे प्रश्न आएगा, देखिए यहाँ पे कि इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के चुनौती दी गई थी। किस पर चुनौती दी गई थी? तो मंडल आयोग पर। यानी मंडल आयोग क्या है? तो पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण की प्रदान की गई थी। किसमें? तो मंडल आयोग में। याद रखिएगा, मंडल आयोग 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार के कार्मिक और पेंशन को 27% पर बात हुई थी। जो मंडल आयोग का गठन की गई थी 1992 में। याद रखिएगा कितना न्यायाधीशों के द्वारा? तो 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 में भारत सरकार के आदेश को वैध ठहराया था। यहाँ पे देख सकते हैं। यानी मंडल आयोग में आपसे प्रश्न आएगा कि मंडल आयोग में कितना % आरक्षण की बात की गई? तो 27% आरक्षण की बात की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं 375वां प्रश्न क्या कह रहा है। 375वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मों रक्षित, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कह रहा है भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मों संरक्षित, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यहाँ पे देखिए प्रश्न आया था, या बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा? अनुसंधान एवं विशेषण विज्ञ, भारतीय सेना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, एक से अधिक, इनमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा अनुसंधान और विशेषण विज्ञ के द्वारा। यहाँ पे देखिए प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मों का रक्षित, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, धर्मों का रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह किसका है कथन? तो यहाँ पे आदर्श वाक्य किसका? तो याद रखिएगा अनुसंधान एवं विशेषण विज्ञ के द्वारा। चलिए देख लेते हैं, समरी में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्या कह रहा है कि धर्मों को रक्षित कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह वाक्य भारत के अनुसंधान विशेषण विज्ञ यानी रॉ के आदर्श वाक्य है। यानी कहने का मतलब है कि रा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है भारत का, उन्होंने एक वाक्य कहा था। क्या कहा था? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। यह किसका वाक्य है? तो याद रखिएगा हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण विज्ञ, जिसको बोलते हैं अनुसंधान विशेषण विज्ञ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रा। क्या बोलते हैं? तो रा। आगे देख लेते हैं 376वां प्रश्न क्या आया था। देखिए 376वां प्रश्न निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को मुख्य क्रांति कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को मुख्य क्रांति कहा था? किसने कहा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कौन है? तो सी में हो गया अम्बेडकर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए प्रश्न फिर से देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि निम्नलिखित में से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को, यानी सामुदायिक कार्यक्रम जो होते हैं उनको मुख्य क्रांति कहा था? किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए देख लेते हैं, इसका समरी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक कार्यक्रम को क्या कहा था? तो मौन क्रांति कहा था। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौन क्रांति किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसको मौन क्रांति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? तो याद रखिएगा सामुदायिक कार्यक्रम को। चलिए आगे देख लेते हैं 377वां प्रश्न क्या आया था। 377वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 2 अगस्त 2015 ईस्वी को, 2 सितंबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2014 को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तब। आगे देखिए क्या है, यानी हम लोग समरी देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2
अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जयंती पे याद रखिएगा, महात्मा गांधी के जयंती पर यानी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, याद रखिएगा। इस मिशन का लक्ष्य क्या थे? तो भारत को खुले में शौच से मुक्त करवाना यानी बनाना था, हर घर में शौचालय बनाना, गाँव में पानी की पाइपलाइन बिछाना, लोगों को व्यवहार एवं नजरिए में बदलाव करना था। स्वच्छ भारत मिशन का यही उद्देश्य था। आपसे प्रश्न आएगा कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को किसके जन्म जयंती है? तो याद रखिएगा गांधी जी का जन्मदिन पर स्वच्छ भारत मिशन चालू की गई थी। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा खुले में शौच से मुक्त करना था, घर में यानी शौचालय बनाना था, गाँव को पानी को पाइपलाइन से बिछाना था, लोगों में व्यवहार और नजरिए को बदलाव। चलिए आगे देख लेते हैं, हम लोग 378वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न आया था? 378वां प्रश्न है कि CCA 378वां प्रश्न देख लेते हैं। 378वां प्रश्न क्या आया था? CAA के अंतर्गत क्या बोल रहा है? CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन एवं निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? यानी जो CAA जिसको बोलते हैं CAA, आप लोग जाने थे, बहुत चर्चा में था CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदनों एवं निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? यानी आवेदन का निष्पादन कौन करेगा? CAA का जब आवेदन आएगा तो निष्पादन उसका कौन करेगा? चलिए हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि जनगणना विभाग द्वारा, और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डाक विभाग द्वारा, केंद्रीय सुरक्षा IB के द्वारा, एक से अधिक, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। PPSC TRE 3 11 12 एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है 22/7/2024। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। क्या प्रश्न आया था? फिर से बतला देते हैं। प्रश्न आया था कि CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो एक से अधिक यानी सभी लोग। यहाँ पे देख सकते हैं जनगणना विभाग के द्वारा, डाक विभाग के द्वारा, केंद्रीय सुरक्षा IB के द्वारा। यहाँ पे क्या करेगा? तो CAA का जो आवेदन आएगा निष्पादन करेगा। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि गृह मंत्रालय ने, कौन? गृह मंत्रालय जिसको होम मिनिस्टर कहते हैं, गृह मंत्रालय ने CAA के तहत नागरिकता आवेदनों को संशोधित करने का काम केंद्र सरकार के डाक विभाग जनगणना अधिकारियों को सौंपा। किसको सौंपा? तो याद रखिएगा डाक विभाग और जनगणना अधिकारियों को सौंपा है। पृष्ठभूमि और सुरक्षा जांच, यानी यहाँ पे देखिए पृष्ठभूमि और सुरक्षा जांच खुफिया ब्यूरो, जिसको IB बोलते हैं, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं, जैसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जाएगी। आवेदन का निष्पादन, आवेदनों पर अंतिम निर्णय प्रत्येक राज्य के निर्देशक, यानी आवेदन को अंतिम रूप से निर्णय कौन लेगा? तो याद रखिएगा प्रत्येक राज्य के निर्देशक जनगणना संचालन के नेतृत्व वाली अधिकारियों को प्राप्त समिति द्वारा की जाएगी। आवेदन का अंतिम रूप से निष्पादन करेगा कौन? तो यहाँ पे याद रखिएगा जनगणना संचालन के द्वारा। आगे देखिए इन समितियों ने खुफिया ब्यूरो, पोस्ट मास्टर जनरल, राज्य या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सहित विभिन्न भागों के अधिकारों, राज्यों को गृह विभाग और मंडल रेलवे प्रबंधन के प्रतिनिधि में शामिल होंगे। यानी कौन सा प्रश्न आया था? तो याद रखिएगा कौन सा यहाँ पे तो बात हुई थी, केंद्रीय यानी गृह मंत्री CAA का बात हुआ था, CAA जो बहुत चर्चित था। आगे देखिए, आगे हम लोग कल हम लोग देखेंगे, हम लोग नया वीडियो कल लाएंगे। हम लोग पॉलिटिकल साइंस आज समाप्त कर चुके हैं। अभी तक हम लोग 3 सब्जेक्ट का देख चुके हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे वीडियो को अगर नहीं देखें तो जा करके हमारे चैनल पे पिछले वीडियो देख ले। आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस आज हम लोग ख़त्म किए हैं। पॉलिटिकल साइंस द एंड हो चुका है। आपको हम कल यहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था से, यानी जितने भी भारतीय अर्थव्यवस्था से, इंडियन इकोनॉमी से जितने भी प्रश्न आया है, कल हम लोग देखेंगे नए ऊर्जा के साथ। आज का वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं ताकि वीडियो आप लोगों को लंबा ना हो। अगर टॉपिक वाइज हमारे वीडियो नहीं देखें तो जा करके हमारे चैनल पर देख लें, वहाँ प्राप्त हो जाएगा। 1200 प्रश्न पूरा क्लियर करवा दूंगा। BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए धन्यवाद।